देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे हेमंत बन ही गए बाजीगर। दोस्तों, 28 जून का दिन था। हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनको बेल मिलती है और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। चर्चाएं चलती रही। झारखंड की राजनीति में कई तरह के बयान विपक्ष के द्वारा इस बीच आते रहे, लेकिन पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे 28 से लेकर के आज 8 तारीख तक का, हेमंत सोरेन जवाब देते नहीं दिखे। किसी बात का वो उत्तर नहीं दे रहे थे विपक्ष की बातों का, वो सिर्फ सुन रहे थे। विपक्ष ने यह भी कहा कि डर से अकेले मंत्री पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री की शपथ ली। मंत्रियों को उस दिन जो 4 तारीख को ओथ हुआ था, 4 तारीख को मंत्रियों को नहीं शामिल किया गया, ओथ नहीं दिलाया गया। ये डर था, हेमंत सोरेन का डर था। कई चीजें ऐसी कही गई, लेकिन हेमंत सोरेन उस पर कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। हेमंत सोरेन लगातार अपनी ही बातें कह रहे थे। हाईकोर्ट ने जो उनको जिन जिन बिंदुओं की ओर इशारा करके उनको बेल दिया था, उस बातों को रख रहे थे। झारखंड में नहीं हुआ, झारखंड में बहुत कुछ करना है, ये सारी बातें। लेकिन कभी भी उन्होंने जो टिक्का टिप्पणी जो भाजपा के द्वारा या अन्य विपक्ष की जो आंसू है उसके द्वारा किए जा रहे थे, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज विधानसभा से विश्वास मत तो हासिल किया ही, और यहां भी देखिए विश्वास मत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उनको प्रस्ताव रखने के लिए कहा। उन्होंने प्रस्ताव रखा और 10 मिनट का समय दिया था उनको कि आप विश्वास मत का प्रस्ताव रख के उस पर आप बोलेंगे और फिर जब सरकार का जवाब देना होगा तब आप सरकार का जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया वो एक ही बार बोलेंगे। और इसके बाद फिर विपक्ष की बारी आई। भाजपा के जो विपक्ष के नेता हैं अमर बावरी, उनको बोलने का मौका मिला, समय दिया गया उनको बोलने का। और उन्होंने पूरी तरह से, चाहे वो डेमोग्राफी का मामला हो संथाल परगना का, या फिर रोजगार का मामला हो, अन्य सभी विषयों को उन्होंने रखा, मजबूती के साथ रखा। लेकिन जब हेमंत की बारी आई जवाब देने की, तो वो फिर वही स्थिरता कायम रही। शांति से उन्होंने कहा कि जवाब देने का समय है और जवाब अब जनता देगी। और एक लाइन जो उन्होंने कहा था, अभी जितनी संख्या वो आधी भी रह जाए तो इनका भाग्य रहेगा कि आधी रहेगी। देश में स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, लोकसभा चुनाव से ही ये चीजें सामने आने लगी। बहरहाल सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सारे प्रकरण के बीच में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चीजें जो सामने आ रही है, अगर हम इसको कहें कि वार हेमंत का खेल, भाजपा के सभी मंसूबे को कर दिया फेल। जो मंसूबे भाजपा पाल के रखी थी कि चंपाई वाले मुद्दे को उठाएंगे, जो मंसूबे भाजपा पाल के रखी थी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, बसंत सोरेन को भी अगर मंत्री बनाए रखते हैं तो वो परिवारवाद का मुद्दा उठाएंगे। जो भाजपा ने मंसूबे पाल रखी थी कि एक भी शेड्यूल कास्ट के मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, वो भी भाजपा के मंसूबे धरे के धरे रह गए। और हेमंत ने जिस बारीकी के साथ काम किया, अपने गठबंधन दल कांग्रेस को कह दिया आप जिनको देंगे नाम मैं उसे ओथ दिलवा दूंगा। और अपने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से थे मंत्री, उसमें आप देखिए चंपाई सोरेन को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई। जो जानकारी मिल रही है उनको उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिल सकता है। यानी लगातार जो ये कहा जा रहा था कि चंपाई सोरेन को कुर्सी से उतार कर उनको बेइज्जत किया गया, भाजपा के द्वारा कहा जा रहा था, उसके काट भी निकाल दिए। क्योंकि अब भाजपा नहीं कह सकती है, भाजपा इसलिए भी नहीं कह सकती है कि भाजपा ने महाराष्ट्र में यह काम कर दिया है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और भाजपा से के जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस तो उनको डिप्टी सीएम बनाया था, और अभी भी वो डिप्टी सीएम है वहां के महाराष्ट्र के। तो भाजपा के काट को जिस तरह से जो मंसूबे भाजपा के थे, कैसे हेमंत सोरेन ने फेल किया, उसकी वानगी आप देख लीजिए। कि अब अगर भाजपा ये कहती है कि चंपाई सोरेन को जो है सो इंसल्ट किया गया है,
सत्ता के लिए जो ये परिवार हेमंत सोरेन जो है, सोरेन परिवार जो है वो अपने अलावा किसी और को सत्ता नहीं दे सकता है। तो अब तो सवाल ये भी उठेंगे ना भाजपा के बारे में कि एकनाथ शिंदे को सत्ता के लिए आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र का बना दिया, लेकिन अपने मुख्यमंत्री पद जो मुख्यमंत्री रह चुके थे भाजपा से देवेंद्र फडणवीस, उनको आप डिप्टी सीएम बनाते हैं। तब भाजपा के पास अब यहां बोलने की स्थिति नहीं रहेगी। परिवारवाद की बात जो भाजपा उठाती कि बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल कंटिन्यू किया जाता तो परिवारवाद का मामला आता, ये मुद्दा मिलता भाजपा को। उस मुद्दे को भी हेमंत सोरेन ने सीधे तौर से खारिज कर दिया और ना तो अपनी पत्नी को मंत्री बनाया और ना अपने भाई को मंत्री बनाया इस मंत्रिमंडल विस्तार में। जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया, कई प्रमुख विभाग भी उनको दिए गए। लेकिन जब हेमंत सोरेन वापस आए, मुख्यमंत्री बने, तो वो अपने भाई को मंत्रिमंडल में नहीं रखा उन्होंने। तो जो एक परिवारवाद का मुद्दा भाजपा उठाती, उस पर भी उन्होंने ब्रेक लगा दिया। बैजनाथ राम को मंत्रिमंडल में शामिल करके एकमात्र एससी सीट जो एससी कोटा जो की बातें भाजपा के द्वारा लगातार कही जा रही थी, उस पर भी विराम लगा दिया। तो हेमंत की बाजीगरी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हेमंत की बाजीगरी देखिए कि जब हेमंत सोरेन बोलने खड़े होते हैं विधानसभा में, तो भाजपा के लोग विरोध करते हैं, वेल में आकर के हंगामा करते हैं, और जब वोटिंग का टाइम आता है तो भाजपा के लोग वोटिंग का बहिष्कार कर देते हैं। यानी भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वो विधानसभा के अंदर अपनी सदस्य संख्या को भी बता सके। आज अगर आप देखेंगे हाउस के भीतर में, तो आलमगीर आलम नहीं थे, क्योंकि वो जेल में हैं। सिंदरी के विधायक इंद्रजीत मेहता नहीं हैं, वो बीमार चल रहे हैं। जेपी पटेल अनुपस्थित थे। इससे पहले 4 विधायक सांसद बन चुके हैं, वो उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। सीता सोरेन इस्तीफा दे चुकी हैं। जिस चमरा लिंडा और लॉबिन हेम्ब्रेम को लेकर के बातें की जा रही थी, चमरा लिंडा और लॉबिन हेम्ब्रेम ने हेमंत सोरेन के पक्ष में मतदान किया। जो विश्वास मत का प्रस्ताव रखा था हेमंत सोरेन ने, उसके पक्ष में मतदान किया। अब आलम आप देखिए कि 81 सदस्यीय विधानसभा में 8 लोग नहीं थे, 5 तो इस्तीफा दे चुके हैं 4 सांसद बनके, और 1 विधायक पद से इस्तीफा सीता सोरेन दे चुकी है, और 3 नहीं थे। आलमगीर आलम जेल में रहने के कारण, इंद्रजीत मेहता उनकी तबीयत खराब थी, इलाज चल रहा है, लगातार इलाज चल रहा है 4 वर्षों से उनका, कोविड के टाइम से ही। और उसके बाद जेपी पटेल। तो जो संख्या बचती है 73 की संख्या बचती है, उसमें से 1 सदस्य जो है स्पीकर हैं, वो आसन पर बैठे हुए हैं, यानी 72 की संख्या बचती है। तो 37 विधायकों का जिसके पास समर्थन था वो बहुमत में थी, और वोटिंग जब होता है तो वोटिंग में 45-0 का आंकड़ा आता है, यानी विश्वास मत के पक्ष में 45 और विपक्ष में 0 मतदान होते हैं। तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन की जो रणनीति थी, वो रणनीति पूरी तरह से सटीक बैठी यहां पर। मुख्यमंत्री बदलने की बात भाजपा करती है, लेकिन भाजपा यह नहीं बताती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों उत्तराखंड में बदला गया था। भाजपा यह नहीं बताती है जब उनके मुद्दे आते हैं तो खट्टर को क्यों हटाया गया था हरियाणा से। ये मुद्दे भी फेल हो चुके हैं। अब जो ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था और लाइव 7 ने कल ही बताया था कि दीपिका पांडे सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, बैजनाथ राम मंत्री हो सकते हैं, बसंत सोरेन का पत्ता कट सकता है, चंपाई सोरेन डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इन सारे विषयों पर लाइव 7 ने कल के ही विशेष में आपको जानकारी दे दी थी कि जानिए कौन कौन होंगे हेमंत सरकार में मंत्री। उसमें इन विषयों को बता दिया गया था, इन चीजों को बता दिया गया था। बादल पत्रलेख का पत्ता कटेगा, ये तो लाइव 7 ने चुनाव परिणाम के बाद जो समीक्षा बैठक कांग्रेस पार्टी ने 3 दिनों तक की थी रांची में, उसी समय क्लियर हो गया था। और उसी समय लाइव 7 ने बता दिया था कि बादल पत्रलेख का अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बादल पत्रलेख का नाम कटेगा।
उस समय बातें चल रही थी कि चंपाई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि आलमगीर आलम ने जब इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद से स्थिति बन रही थी कि कांग्रेस कोटे के मंत्री को भरा जाना है, और जो एक मंत्री बचे हुए हैं, यानी पहली मर्तबा आप देखिए 2014 के बाद 2024 में आकर के 2014 के बाद 2024 में आकर के झारखंड को फुल कैबिनेट मिला है। फुल कैबिनेट मीन्स कि मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री। ये 4.5 मतलब आप समझिए कि 5, 4, 9, 9.5 साल इंतजार करना पड़ा 12वें मंत्री के लिए झारखंड को, और वो 12वां मंत्री अभी फुलफिल हुआ। बैजनाथ राम के रूप में 12वें मंत्री झारखंड को मिल गए। और यह भी मुद्दा अब नहीं बचा। तो हेमंत सोरेन जिस तरीके से, जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस ढंग से आगे लेके चल रहे हैं, और यही वजह थी कि सोनिया गांधी ने फोन करके हेमंत सोरेन को कहा था कि आप नेतृत्व संभालिए, आप खुद नेतृत्व संभालिए, क्योंकि चुनाव सामने है। और अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें आप देखिए कि 1990 में बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी, और चुनाव के 3 महीने पहले जो है जगन्नाथ मिश्रा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। उसमें महागामा के विधायक थे अवध बिहारी सिंह, जो दीपिका पांडे सिंह के ससुर हैं, वो मंत्री बने थे। इरफान अंसारी के पिता फुरकान अंसारी उस समय मंत्री बने थे। और आज समय जब वापस लौटा तो अवध बिहारी सिंह की पुत्रवधू दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनी, फुरकान अंसारी के पुत्र डॉक्टर इरफान अंसारी मंत्री बने। और अभी भी जिन मुद्दों को लेकर के, जिन चीजों को लेकर के भाजपा चल रही है, अब हाउस के भीतर हेमंत सोरेन ने देखा कि जिन मुद्दों को उठाया गया है, क्योंकि वो उस मुद्दों पर जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। कल ही मैंने उठाया था जेएससीसी का मामला, जेएससीसी को लेकर के किस तरह से सोशल मीडिया पर हैशटैग करके मुहिम चल रहा है। और आज ही विधानसभा में देखा गया कि सहायक अवर्णी पुलिस जो है सो वो जाकर के विधानसभा के अंदर तक प्रवेश कर गए थे, यानी जो मुख्य सड़क जो है वहां से भीतर घुस करके उन लोगों को रोका गया। जो 1 नंबर गेट है उससे पहले उन लोगों को रोका गया। विधानसभा का जो 1 नंबर गेट है जहां से मुख्यमंत्री, स्पीकर विधानसभा के अंदर जाते हैं, विधानसभा में प्रवेश करते हैं, वहां तक सहायक अवर निरीक्षक पहुंच गए थे और वहां पर उन लोगों को रोका गया। मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। रोजगार के मुद्दे सिर्फ झारखंड के नहीं, पूरे देशव्यापी मुद्दे बन चुके हैं रोजगार के। और लोकसभा चुनाव का परिणाम भी इस ओर दिखाता है कि युवा जो पूरी तरह से मोदी के साथ रहते थे, रोजगार के मामले में उनके वोट जो है सो खिसके हैं भाजपा से। ये परिणाम बता रहे हैं। 303 सीट वाली भाजपा 240 पर आकर के अटकती है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे पूरे देश भर में हैं और ये मुद्दे झारखंड में भी हैं। तो जाहिर तौर पर अब समय कम बचा हुआ, 3 महीने का समय, 4 महीने का समय बचा हुआ है चुनाव का। और ऐसी स्थिति में हेमंत की बाजीगरी तब और सार्थक साबित हो जाएगी जब हेमंत सोरेन रोजगार के मुद्दे पर एक व्यापक पहल करते हैं। और इनको व्यापक पहल करना होगा, व्यापक पहल करना होगा, नहीं तो पिछली मर्तबा का याद कीजिए कि एक मुद्दा जो वायरल हुआ था कि मोराबादी मैदान में जो लाठी चार्ज हुए थे पारा शिक्षकों पर, वो मुद्दा जब वायरल होता है तो एक सरकार चली जाती है। ये चीजें हेमंत सोरेन की बाजीगरी तब साबित होगी। अभी तो बाजीगर बन गए, अपनी सरकार बना लिए, बहुमत साबित कर दिया, फुल फ्लेज मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया, किसी तरह का इब बट कू का नहीं हुआ कहीं से। सारा कुछ जिस तरह से वो चाहते थे उन्होंने अपने आप को किया, फिट बैठाया। हर नट का वोल्ट जो है सो उन्होंने फिट बैठा लिया। मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, विश्वास मत भी हासिल कर लिया।
जो एक बातें कही जा रही थी चंपाई सोरेन को लेकर के, लगातार जो विपक्ष इस पर हावी हो रहा था कि चंपाई सोरेन को के दुखती रग पर अगर हाथ रखते हैं तो कहीं उसका फायदा उनको मिले कोल्हान में, लेकिन उस मामले को भी बड़े सलीके के साथ हेमंत सोरेन ने सलटा लिया। एससी के मामले को भी सलटा लिया। तो अब जो मुख्य मुद्दा बचता है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, यह चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती अगर इस सरकार के सामने है तो वो चुनौती है रोजगार का। सहायक अवर निरीक्षक की बात मैंने कर दी, पीजीटी टीचरों की बात मैं कर रहा हूं, राजभवन के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। पोषण सखी का मामला है, एक व्यापक कार्यक्रम हेमंत सोरेन ने तैयार किया था, सर्वजन पेंशन योजना। अब अगर 4 महीने से सर्वजन पेंशन योजना के योजना धारकों को अगर पेंशन नहीं मिले तो सवाल उठेंगे। ग्रीन कार्ड वाले को राशन नहीं मिले तो सवाल उठेंगे, और ये सवाल उठ भी रहे हैं। और इन सवालों का जवाब हेमंत सोरेन को निकालना है, इनके, क्योंकि युवा हैं और युवाओं को इनसे भरोसा है और युवा के ही बल पर ये सत्ता तक पहुंचे हैं। अभी जो स्थिति चल रही है उस स्थिति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो युवा पूरी तरह से जो है वो रोजगार को लेकर के जो चिंतित हैं, उस पर किस तरह से सरकार काम करती है, सरकार का उसके पीछे क्या विजन होता है, सरकार क्या करती है, यह महत्वपूर्ण होगा। और इन छोटे से समय में हेमंत सोरेन कितनी बड़ी लकीर खींच सकते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और हेमंत इस चुनौती को कैसे पार करते हैं। बहुमत था तो जारी है, विश्वास मत मिलेगा ही। 2-3 अगर विधायक भटकते भी हैं तो उनके भटकने से इतना गैपिंग है बहुमत का कि 36 विधायक चाहिए, आपके पास 45 विधायक हैं। और विपक्ष के पास 30 का आंकड़ा नहीं पहुंचता है। निर्दलीय को जोड़ के 30 बनाया गया था, उसके बाद भी उसमें भी कम हो गए। जेपी पटेल अनुपस्थित हो गए। हालांकि शून्य जो गिनती हुई विधानसभा के भीतर वो विश्वास मत के खिलाफ शून्य मतदान हुए, लेकिन अगर मतदान होता, मतदान में शामिल भी होते तो उनके पास आंकड़ा नहीं था जो वो विश्वास मत के खिलाफ उनके वोटिंग से जो है सो कोई फर्क पड़ता। और यही वजह था कि भाजपा वॉकआउट करने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन दुखद स्थिति यह था कि जिन मुद्दों को विपक्ष के नेता ने उठाया और जिन मुद्दों पर वो सरकार से जवाब चाह रहे थे, कम से कम जनता के बीच उस जवाब को जाने देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए थे, जो मुद्दे मौजूद हैं अभी के समय में, और खास करके रोजगार का मुद्दा। लेकिन विपक्ष के विधायकों ने उस पर सरकार के जवाब को सुनना तक सही नहीं समझा, और सरकार को भी मौका मिला, वो भी पल्ले झाड़ के अपना निकल गई। अब इस जगह विपक्ष की इस नीति को, इस रणनीति को अब क्या कहेंगे? सवाल खड़े करना और सवाल के जवाब नहीं लेना, यह क्या दर्शाता है? अगर सही मायने में विपक्ष उन बेरोजगार युवाओं के साथ है, उन सहायक अवर निरीक्षक जो आंदोलनरत है उनके साथ है, पीजीटी शिक्षकों के साथ है, पारा शिक्षकों के साथ है, पोषण सखी के साथ है, डेमोग्राफी का मामला है, इन सारे विषयों के साथ अगर है, विपक्ष है और ईमानदारी के साथ है, तो उनको सरकार का जवाब सुनना चाहिए था। और जब सरकार का जवाब आता तब और सीना चौड़ा करके वो जाकर के जनता के बीच कहते कि मैंने आपकी आवाज को उठाया था और इस पर देखिए सरकार ये जवाब देती है। लेकिन आपने तो वो मौका भी चूक कर दिया, वो मौका भी गंवा दिया। और ये स्थिति इसलिए बनती है कि हमेशा से शोर में कोई समाधान नहीं निकलता। सब लोग जानते हैं शोर समाधान का रास्ता नहीं हो सकता है। और जिस तरह से अपने जिद को लेकर के विपक्ष के द्वारा आज सरकार का जवाब नहीं आया, सरकार को मौका मिल गया,
वो अगर दोषी है तो पूरी तरह से विपक्ष इस मामले में दोषी है कि वो सरकार के जवाब को सुनना तक सही नहीं समझा। मुद्दे उठाए जाते हैं, मुद्दे का जवाब तो सरकार को देना है, काम तो सरकार को करना है। विपक्ष में रह करके आप नियोजन नीति नहीं बना सकते, विपक्ष में रहकर स्थानीयता नीति नहीं बना सकते हैं आप, वो सरकार ही बनाएंगी। और यहां भी बाजीगरी हेमंत सोरेन ने दिखाई। उन्होंने देखा कि अभी वो जब तक फुल फ्लेज कैबिनेट विस्तार नहीं होता, इसके बाद वो बैठ के कैबिनेट में तय करेंगे आगे क्या किया जाए, कैसे जो रिक्त पद हैं उस पर किस तरह से तेजी के साथ नियुक्ति की जाए, इन सारे विषयों पर वो बात करेंगे। क्योंकि ये तो मान के चलिए कि इन जो 2-3 महीने बचे हुए हैं, इन 2-3 महीनों में नियुक्तियों की बौछार आने वाली है झारखंड में, और वो करना मजबूरी है सरकार की। क्योंकि हाईकोर्ट के डिसीजन और हाईकोर्ट के वक्तव्य को जनता के बीच ले जाने से सहानुभूति से चुनाव नहीं जीता जाता अभी के समय में। और यह चीज हेमंत सोरेन को भी जानना होगा कि जो दम भर रहे हैं कि 2 सीट से बढ़कर 5 सीट हो गए हैं तो हमारा वर्चस्व बन गया है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, तो अगर आप युवाओं के लिए काम नहीं करते हैं, युवाओं के हित में डिसीजन नहीं लेते हैं, रोजगार के रास्ते नहीं खोलते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, जो बातें आप कह के सत्ता में आए हुए हैं, तो फिर वही जनता है जो 2019 में अगर सत्ता पलट सकती है तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या स्थिति बन सकती है। तो जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन परिपक्व नेता हैं, बहुत सूझबूझ के साथ सरकार चला रहे हैं, बहुत सूझबूझ के साथ अभी काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ये काम हो जाता है, अगर रोजगार के मामले पर, नौकरी के मामले पर सरकार काम करती है इन चंद समय में जो 3-4 महीने का समय बचा हुआ है, तो ये मान के चलिए कि भाजपा के लिए फिर एक बार मुश्किलें होगी। लेकिन अगर ये काम नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो ये भी मान के चलिए कि भाजपा के लिए या विपक्ष के लिए राह आसान कर रहे हैं। क्योंकि सेंटिमेंटल वोट अगर मिलना होता तो 14 लोकसभा सीटों में सिर्फ 5 सीटें नहीं आती, अन्य जो सीटें थी 9 सीटें थी, वहां पर भी जगह बनानी चाहिए थी, जहां पर भी जगह आनी चाहिए थी। इन सारे विषयों को ध्यान में रख करके हेमंत सोरेन को काम करना होगा। बहरहाल पहली लड़ाई तो हेमंत सोरेन ने जीत ली है। अब देखना यह होगा कि रोजगार के मोर्चे पर, पलायन के मोर्चे पर, डेमोग्राफी के मोर्चे पर या अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सरकार का निर्णय क्या होता है, वो क्या स्टेप उठाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आज हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।